हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेमस फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट पढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? ग्रेडियंट पढ़ने से पहले हम लोग फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक टाइप्स ऑफ फील्ड पढ़ चुके हैं कि टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब टाइम की डिपेंडेंसी के बेसिस पे होता है और फिर फिजिकल क्वांटिटी के डिपेंडेंसी के बेसिस पे होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी के डिपेंडेंसी के बेसिस पे हमने दो प्रकार के फील्ड पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोग पढ़े थे अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो है डेल ऑपरेटर, या फिर जो हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, फिर नेबुला जो भी हो। तो हमने नेबुला के बारे में जाना, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में जाना, और फिर उसके रिगार्डिंग हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, कुछ उसके पास ऐसे वेक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी। ये ऑपरेटर कैसा था? एक वेक्टर ऑपरेटर था। जैसे हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, तो अभी हमको क्या मिला था? एक ऐसा ऑपरेटर मिला था जो कि वेक्टर प्रॉपर्टीज को होल्ड करता था, मतलब उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेक्टर वाले। तो उसमें हमने पढ़ा था ना, तीन प्रकार का ऑपरेशन उसका पढ़ा था। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि वेक्टर का किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का किसी अदर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लिकेशन, और वेक्टर का ही किसी अदर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो मल्टीप्लिकेशन था। वैसे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वैसे हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन के बारे में पढ़े थे कि ये जो वेक्टर ऑपरेटर है इसका किसी स्केलर फील्ड पे ऑपरेशन, या फिर किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेशन, या फिर इसी वेक्टर जो हमारे पास जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर था इसका किसी अदर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट टाइप जैसा ऑपरेशन था जिसको हम लोग डाइवर्जेंस बोले थे। और ऐसे ही सिमिलर था एक वेक्टर ऑपरेटर और एक वेक्टर अदर हमारा वेक्टर फंक्शन जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखे थे, वो उस ऑपरेशन को हमने बोला था कर। तो जो सबसे पहला वाला जो ऑपरेशन था, जो इसमें हम लोग एक हमारा डेल ऑपरेटर था और एक स्केलर फंक्शन था, उस वाले को हमने नाम दिया था ग्रेडियंट। तो उसी ग्रेडियंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग के मारते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें पहले जानना, इसमें होता क्या है ना कि जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो चूंकि ये ऑपरेटर है और ऑपरेटर की कहानी हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें हम बताए थे कि ऑपरेटर क्या करता है, या तो वो वैल्यूज को बदल देते हैं ऑपरेटर्स, या फिर फंक्शन को किसी नए फंक्शन में बदल देते हैं। तो वैसे ही सिमिलर सा यहाँ पे भी है। होगा क्या यहाँ पे, जब हम लोग किसी स्केलर फंक्शन पे ये डेल ऑपरेटर को जब ऑपरेट करेंगे, तो जो फाइनल हमारा जो फंक्शन मिलेगा, या फिर जो हम लोग आंसर बोलते हैं, फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा ना, वो एक वेक्टर फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? वो एक वेक्टर फंक्शन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और ग्रेडियंट कभी भी बोले तो हम लोग ग्रेडियंट जब भी नाम लेंगे तो याद रखना, ग्रेडियंट कभी भी स्केलर फंक्शन का ही निकलता है। ग्रेडियंट कभी भी स्केलर फंक्शन का ही निकलता है। और स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन को डिफरेंशिएट, मतलब को अंतर पता करने के लिए हमने ऑपरेटर में इक्वेशंस भी देख रखी थी। अंतर क्या आता था इक्वेशंस में, फंक्शंस में या इक्वेशंस में? कुछ अंतर ऐसा आता था कि जब स्केलर फंक्शन लेकर के चलते थे हम लोग, तो उसमें वो जो यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं था, मतलब आई रूट, जे रूट, के रूट, या फिर जो हम लोग आई कैप, के कैप, जे कैप जो बोलते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं था। बट जब वेक्टर फंक्शन था तो उसमें हमारा यूनिट वेक्टर्स की कहानी लगी हुई थी। यूनिट वेक्टर्स क्यों लगे हुए थे? क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हमको डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। और स्केलर फंक्शन में क्या होता है? स्केलर फंक्शन में हम लोग को खाली मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ठीक ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ग्रेडियंट। ग्रेडियंट सॉल्व करने से पहले एक चीज और सुनो, हम लोग इसको एकदम सिमिलरली वैसा सा ही सॉल्व करेंगे ना, जैसे हम लोग नेबुला निकाले थे ना, कि क्या क्या माना था? हम लोग माने थे कि कोई रीजन है जो कि बाउंडेड है किसी एक स्केलर फंक्शन फाई से, और जो कि किसका फंक्शन था? ये जो फाई था ये एक्स वाई जेड का फंक्शन था। अगर हम लोग इसको एज अ पॉइंट फंक्शन मान के चलते थे तो इसको कैसा सा लिखते थे? इसी को हम लोग कुछ ऐसा सा लिखते थे कि इट इज अ फंक्शन ऑफ आर वेक्टर। जहाँ पे आर वेक्टर क्या था भैया? जहाँ पे आर वेक्टर था हम लोग का, जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते, क्या बोलते इसको? पोजीशन वेक्टर। और इस आर वेक्टर का अगर हम लोग एक्स वाई जेड के टर्म में लिखने की कोशिश करते थे तो कैसा था? हो जाता था एक्स आई यू प्लस वाई जे यू प्लस जेड के यू, ठीक। और उसके बाद हमने पढ़ा था, ये तो हमने डिपेंडेंसी बता दी थी। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मानो कि हमारे पास एक यहाँ पे कुछ ऐसा सा है, और इसी आर दूरी पे, मतलब ये आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है, और इसके रिगार्डिंग हम लोगों के पास एक ऐसा सा रीजन है। तो वहां पे हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि जो x था, y था, z था, उसमें हम लोग एक ही समय में dx अमाउंट, dy अमाउंट और dz अमाउंट का इंक्रीमेंट ला रहे थे, अगर आपको अच्छे से याद हो।
तो यहाँ तो हमारा जो फाई था, क्योंकि ये पी पॉइंट के लिए हमने आर वेक्टर से मतलब दिखाया कि आर वेक्टर मतलब ये आर का फंक्शन है, तो अगर ये इसमें हम लोग dx dy और dz अमाउंट का इंक्रीमेंट ला दे, इसमें अगर हम लोग dx dy और dz अमाउंट का इंक्रीमेंट ला दे, चेंज लाते हैं अगर, या तो फील्ड में चेंज लाना जरूरी था, समझ में आया, तो इसीलिए यहाँ पे चेंज ला रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग चेंज ला देंगे तो माना कि वो जो हमारा पॉइंट है ना वो किसी अदर पॉइंट माना कि P प्राइम पे क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक ऐसा सा ड्रॉ करें। तो अब यहाँ पे हम लोग जब इसका कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर यहाँ के लिए कोऑर्डिनेट लिखते तो कैसा सा लिखते हैं XYZ, यहाँ के लिए कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा R प्लस सॉरी x प्लस डी एक्स कॉमा y प्लस डी वाई कॉमा z प्लस डी जेड। आई होप कि समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग उतने अमाउंट का क्या कर दे रहे हैं भैया, इंक्रीमेंट कर दे रहा है। तो ये कहाँ पे था, ये वाली चीज P पॉइंट के लिए थी, लेकिन जब हम लोग इसी फाइल को P प्राइम के लिए लिख रहे हैं तो हमारे पास ये किसका फंक्शन हो जाएगा भैया, R का फंक्शन था ना, तो अब ये R प्लस dr का फंक्शन हो जाएगा, किसका फंक्शन हो जाएगा, R प्लस dr का फंक्शन हो जाएगा। और इसको हम लोग को लिखना रहे, जैसे यहाँ पे हमने R को कैसा से लिखा, xi रूट प्लस y रूट प्लस z के रूट लिखा ना, तो इसको लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको लिखने के लिए हम लोग को ऐसा सा लिखना पड़ेगा कि R प्लस dr विल बी राइट x प्लस dx i रूट प्लस y प्लस dy j रूट प्लस z प्लस dz k। ओके, तो यहां तक की कहानी आई होप सभी को समझ में आई होगी। अब इसके बाद का हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो वहां पे हमने एक चीज करी थी, ये वाली कहानी अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, इस कहानी को हम लोग और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब फाइव के लिए x y z था, तो जब उसमें dx dy और dz अमाउंट का इंक्रीमेंट हो गया था तो हम लोग d5 लिखे थे, क्या लिखे थे भैया, d5 लिखे थे। उसके लिए भी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो पार्ट 2 है इस वीडियो में, जो पार्ट 2 था उस वाले को अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन लिख रहा हूँ, हमने क्या बोला था, वहां पे हमने आयलर्स मेथड यूज करा था टोटल डिफरेंशियल फॉर्म में। जब उसमें dx dy और dz अमाउंट का इंक्रीमेंट आ जाएगा तो हम लोग उसके लिए क्या लिखते हैं भैया, उसके लिए हम लोग जो d5 लिखेंगे, तो d5 देखो क्या हो जाएगा, d5 क्या हो जाएगा, तो d5 हमारा कुछ ऐसा सा हो जाएगा कि करली 5 ओवर करली x dx प्लस करली 5 ओवर करली y dy प्लस करली 5 इंटू करली z dz। वेल ये हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं, ये हम लोग आयलर्स मेथड की ये टोटल डिफरेंशियल के टर्म में हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। जब x y z में क्या आया, dx dy और dz अमाउंट का इंक्रीमेंट आया, ठीक है, इस समय में। अब इसको हम लोग क्या करे थे, इसको हम लोग और आगे सॉल्व करे थे। कैसे सॉल्व करे थे, ये जो राइट साइड वाला जो हिस्सा है, ये RHS वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कैसे लिखे, इसको हम लोग दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखे थे। कैसा सा लिखा था हमने, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखा था। देखते हैं कैसा सा लिखा था, तो ये रहा हमारा d5। अब लिखते हैं इसको, कुछ ऐसा सा लिखा था हमने, i रूट करली 5 ओवर करली x प्लस j रूट करली 5 ओवर करली y प्लस k रूट करली 5 ओवर करली z। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट के साथ हो जाएगा i रूट dx प्लस j रूट dy प्लस k रूट dz। वेल, जिनको ये वाली कहानी नहीं समझ में आ रही है कि ये कैसे, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो याद करो डॉट प्रोडक्ट में कुछ ऐसा सा चलता था कि i डॉट i बराबर 1 होता था, j डॉट j बराबर 1 होता था, j रूट डॉट j रूट बराबर 1 होता था, और ऐसे k रूट डॉट k रूट बराबर भी क्या होता था, 1 होता था। लेकिन ये दोनों अगर सिमिलर दिए, जैसे i कैप j कैप हो गया, k कैप i कैप हो गया, मतलब अगर सिमिलर वाले डॉट प्रोडक्ट में तो 0 हो जाता था। वेल, अगर इसको हम लोग फिर से रिटर्न सॉल्व करेंगे ना, इसको पिछले, अगर हम लोग इसको पीछे सॉल्व करेंगे तो हमको ये वापस मिल जाएगा। देखना कैसे मिल जाएगा, इसके साथ, तब इस, अगर मान लो इसको पहले हम लोग ये करें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो देखो i डॉट i वाला ये हमको दे देगा, बट i डॉट j 0, k डॉट i 0। फिर वैसा ही सिमिलर इसके लिए ये, और फिर एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, फिर एक बार इसका डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका। अब देखो, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, j डॉट j वाला 1 हो जाएगा, बट i डॉट j वाला 0 और k डॉट j वाला भी 0, तो j डॉट j वाला 1 हो जाएगा अगर, तो
तो वही करली फाई ओवर करली एक्स इंटू डी वाई बच गया। तो वैसे सिमिलर सा कुछ ऐसा था होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने क्या करा था, इसको हम लोग और आगे सॉल्व करे थे। इसको और आगे सॉल्व करके क्या करा था हम लोग फाइव वाले टर्म को बाहर ले लिए थे। क्या करा था हमने, फाइव वाले टर्म को बाहर ले लिया था। जब फाइव वाले टर्म को हम लोग बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा भैया, अंदर बचेगा करली ओवर करली एक्स प्लस जे रूफ करली ओवर करली वाई प्लस के रूफ करली ओवर करली जेड इंटू फाइव डॉट प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, जब इसके लिए हम लोग आर वेक्टर के लिए एक्स आई रूफ वाई जे रूफ जेड के रूफ लिख सकते हैं, तो इसके लिए ऐसा टर्म नहीं लिख सकते क्या कि डी आर वेक्टर लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो हिस्सा था ये क्या था भैया, यही तो था हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, अगर अच्छे से याद रहो यही क्या था, यही इसी को हमने क्या बोला था, इन्वर्टेड डेल्टा बोला था। क्या बोला था, इन्वर्टेड डेल्टा बोला था। तो हमको क्या मिल गया भैया, हमको इतना सा कुछ मिला, ठीक ना। अब जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ये जो आता है ये क्या आता है, ये एक वेक्टर मिलेगा हम लोग को। क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन रहेगी वो कुछ ऐसी सी गिवन रहेगी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब के टर्म में, और जो हमारे आंसर्स आएंगे ना, आंसर्स हमारे कुछ अलग अलग, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इसकी अगर कोई वैल्यू गिवन रहे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चूंकि है ये स्केलर, बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हम लोग को एक वेक्टर। इतना तो सभी को पता भी होगा आयो। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के साथ दूसरा वेक्टर, और अगर आपको याद हो तो क्लास 11 में पढ़ाया जाता कि ए डॉट बी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ए बी कोसाइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, याद आ रहा है, ए बी कोसाइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना, अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ ऊपर लिखते हैं, ठीक ना, ये सब जानिए अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। बताते हैं, तो अब इसको हम लोग और अच्छे से लिखना चाहे तो कैसा सा लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग और आगे बढ़ाएं तो हम लोग का हो जाएगा कुछ डी फाइव बराबर कितना हो जाएगा भैया, अब की बारी हम लोग इसको बस ऐसा सा लिखेंगे, ठीक ना, डी आर कोसाइन थीटा या फिर कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान में रखना है ना, यहाँ पे मैंने ना एरो नहीं लगाना है, आपको भी एरो नहीं लगाना है। वेल एरो क्यों नहीं लगाना है, एरो इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अभी तक तो ये वेक्टर था ना, अभी हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसके ऊपर अब की बारी एरो नहीं लगाएंगे। अब देखो क्या होगा, अब इस वाले टर्म को इधर हम लोग भेजते हैं। भाई इस वाले टर्म्स को इधर भेजने के पीछे रीजन क्या है, हम लोग इतना कर ही क्यों रहे हैं, पहले करके इतना हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना, ये टोटल मैथमेटिक्स वाली चीज इसलिए कर रहा है ताकि हम लोग जो ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड आता है ना, या फिर जो ग्रेडियंट के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सके हम लोग, जैसे मैथमेटिक्स की भाषा में। तो हम लोग करेंगे क्या ना, इसको ऐसा सा सॉल्व करेंगे कि बेचारा राइट हैंड साइड में अकेला ही यही रह जाए। क्या रह जाए, अकेला यही रह जाए, और जितना इधर हम लोग को मिलेगा ना उस बेसिस पे एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दे सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग शब्दों में भी डिफाइन कर सकते कि है क्या ये आखिर में। ओके, तो सॉल्व करते हैं आगे। इसको क्या करें, इसको मैंने इधर भेज दिया, अगर हम लोग इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, डी फाइव बाई डी आर इंटू दिस कोसाइन थीटा। वेल अब यहाँ पे ये वाली चीज ना सबसे बवाल चीज यही है यहाँ पे हम लोग के पास, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन या फिर स्केलर फंक्शन फाई। और एक बात किताबों में लिखी हुई है ना कि इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंडेंट करता है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इट इज, ये जो स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन है किस पे डिपेंडेंट है भैया, इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट या फिर इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। अब यार अभी तक तो यही पढ़ रहे थे तुम लोग कि कोई भी चीज हम लोग क्या करते थे, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज लाते थे या फिर उसके लेंथ में चेंज लाते थे, तो क्या आता था उसमें चेंज आता था। अब की बारी डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब क्या डायरेक्शन के में चेंज लाने के कारण कुछ चेंज आएगा क्या। हाँ, उसी को समझने के लिए ये वाला जो फिगर बना हुआ है ना, उसी को समझने के लिए। बट उसके पहले हम लोग इस फिगर से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये जो डी फाइव बाई डी आर, डी वाई बाई डी एक्स, डी फाइव बाई डी एस, ये जो चीजें लिखी रहती है इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो इसको समझते हैं पहले। वेल यहाँ तक याद रखना, और इसको माना कि क्वेश्चन नंबर 1, इसी क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से याद रखिएगा आगे का। और याद रखना ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट इज द स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ
स्केलर फंक्शन। स्पेस रेट का मतलब समझ रहे हो, ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेल पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो अगर हम लोग एकदम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो एकदम छोटा सा स्टार्ट करा था हमने ना, dy बाई dx वाले टर्म को लेकर के 11th क्लास में, उसको लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा। वहां से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या होता है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। माना पहले एक सिंगल वेरिएबल के लिए हम लोग समझते हैं कि माना कि हमारे पास कोई y किसका है, fx है, सिंगल वेरिएबल है, और इसकी जो वैल्यू है या फिर जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y बराबर x स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है? y बराबर x स्क्वायर गिवन है। वेल अब इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, क्या प्लॉट करें इसके लिए, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा सा बनता है? इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, ठीक। अब माना कि किसी डिस्टेंस x पे, किसी डिस्टेंस x पे, आई होप कि सभी को दिख पा रहा हूं, किसी डिस्टेंस x पे y का जो लेंथ है वो माना कि L1 है। y का लेंथ कितना है भैया? L1 है। और जैसे हम लोग अभी कर रहे थे ना कि x में dx अमाउंट का चेंज, y में dy अमाउंट का चेंज, z में dz अमाउंट का चेंज, वहां पे हमारे पास जो फंक्शन था वो 3 वेरिएबल वाला था। यहाँ पे जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, मतलब खाली x पे डिपेंडेंट है। तो जैसे वहां पे हम लोग x में dx, y में dy, z में dz अमाउंट का जो चेंज ला रहे थे, वैसा ही सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी x में dx अमाउंट का चेंज लेंगे। बट dx बोलना यहाँ पे बहुत सही लेने का, ऐसा बोलो कि x में हम लोग h अमाउंट का चेंज लेंगे और h जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा। किधर की तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ टेंड करेगा। ध्यान से सुनना, इस x में क्या लाया? h अमाउंट का हम लोग चेंज लाए। यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे ड्रॉप करा, उसको अगर हम लोग और आगे ऐसे पढ़ेंगे, और ये रहा हमारा L2। क्या रहा? L2। तो जो y की जो नई वाली लेंथ मिली वो कुछ इतनी मिली। अब देखो ये जो चीज लिखी रहती है ना dy बाई dx, ये क्या बताती है dy बाई dx? कि y की वैल्यू या फिर y कैसे कैसे बदल रहा है x को बदलने पे, यानी फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है वेरिएबल में चेंज लाने के कारण, यानी कि जिस पे वो डिपेंडेंट है उसमें अगर हम लोग जब चेंज ला रहे हैं तो कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक। अब देखना, हाँ अगर इसके लिए हम लोग dy बाई dx लिखते तो कितना आता भैया? 2x आता। अभी देखना हम लोग इसको हम लोग ग्राफ वाले मेथड से सॉल्व करते हो चलता है 2x आ जाएगा, ठीक ना। बस क्या करना है, dy बाई dx का मतलब क्या हुआ कि y कैसे कैसे वेरी कर रहा है x को वेरी कराने पे, y कैसे कैसे वेरी करेगा, यानी फिर यानी ऐसे बोलो y में कैसा कैसा सा चेंज आएगा अगर हम लोग x में चेंज लाए हैं। अब देखो x डिस्टेंस पे y L1 अमाउंट था, ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ऐसा समझो, ठीक ना। अब x में कितने अमाउंट का चेंज आया भाई? h अमाउंट का चेंज आया, और लिख लेना वेयर h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मतलब बहुत छोटा एकदम टाइनी मिनी सामने चेंज आया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत छोटा सा चेंज आया, ठीक। अब देखो, और ये क्या मिला हम लोगों को? हमको ये मिला L2, y की जो नई वाली लेंथ मिली L2। अब अगर हम लोग dy की बात करें, जैसा dy क्या था भैया? उसमें कितना चेंज आया, उसमें y में कितना चेंज आया, बस अब dy की बात करो तो dy के लिए मैं कितना सा लिख सकता हूँ? dy के लिए देखो इतना ही तो चेंज आया है भैया, इतना ही चेंज आया है। इतना निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो dy को कैसा सा लिख सकता हूँ? L2 माइनस ऑफ L1, पक्का। dx क्या है? dx में क्या बताएगा कि dx में कितना चेंज आया, ठीक ना। अभी समझते रहो, 2x आया था ना dy बाई dx करने पे। अब इसको हम लोग एकदम ना बाइसेक्ट करें, हम छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग करके अलग अलग तोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। वेल तो dx लिखते हैं, x में कितना चेंज आया है अपॉन x में कितना चेंज आया हो गया? x में चेंज आया हमारा कुछ x प्लस h माइनस ऑफ x, पक्का। x को क्या कर देगा? मार देगा। ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हमारा जो फाइनल यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? L2 माइनस L1 अपॉन h। अब देखो L2 कब मिला था? L2 मिला था हम लोगों के लिए x प्लस h के लिए, मतलब L2 किसका फंक्शन था? L2 was function of x plus h, L2 was function of x plus h। तो इसको और आगे लिखने की कोशिश करते हैं और अच्छे से सॉल्व करने दो। तो dy बाई dx L2 के लिए क्या लिख सकता हूँ भैया? L2 किसका फंक्शन है? x प्लस h का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x प्लस h का फंक्शन है। और L1 किसका फंक्शन था भैया? L1 फंक्शन था x का। ध्यान से देखो, L2 फंक्शन था x प्लस h का, L1 फंक्शन है x का माइनस fx डिवाइडेड बाई h, पक्का। अब ध्यान से देखो,
हमारे पास जो ये वाला टर्म है ये स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स का स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अगर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसा सॉल्व होगा, dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे ये x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, पक्का, डिवाइडेड बाई h। अब इसको और आगे सॉल्व करो, और आगे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर ऑल्टर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। x स्क्वायर ने x स्क्वायर को मार दिया। अब क्या बचा हम लोग के पास, अब अगर ध्यान से देखो h कितना था यार, h तो पहले कुछ ही बहुत छोटा था, और उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, एकदम हो जाएगा पक्का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग, ये नेग्लिजिबल है, क्या है, नेग्लिजिबल है, या फिर इसको इग्नोरेबल है, तो हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो बचा क्या हम लोग के पास, बचा खाली 2h अपॉन h, h ने h को मार दिया, क्या आया भैया 2x। ध्यान से देखो, हम तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे dy बाई dx का मतलब क्या होगा। यहाँ पे ये कब वेरी कर रहा था, जब इसके लेंथ में हम लोग वेरिएशन ला रहे हैं, जब इसमें हम इसके मैग्नीट्यूड में चेंज ला रहे थे। ध्यान से देखो, यहां से यहां चला गया, ये लेंथ में मैंने वेरिएशन लाया तो भाई वेरी करा, ठीक। इसके लिए हम लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें करते हैं, जैसे कि डायरेक्शन वगैरह पता करना हो तो एक टेंजेंट की कहानी बनती थी। टेंजेंट की कहानी कैसी सी बनती थी भैया, कि एक यहाँ पे एंगल ऐसा सा थीटा माना, एक यहाँ पे थीटा माना, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग, चूंकि दोनों पैरेलल, पहले थीटा यहाँ मानते हैं, चूंकि दोनों पैरेलल रहता है तो यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके रिगार्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं क्या बोलते हैं उसको, tan थीटा निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक ना, वैल्यूज को उतना नहीं जाना। और डायरेक्शंस के लिए क्या करते थे, हम लोग एक स्लोप टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे, वेल उधर नहीं जाते, पहले हम लोग को खाली किससे मतलब था, जिससे मतलब था कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कब वेरी कर रहा था, ये इसमें चेंज लाया, इसमें चेंज क्या लाया था, इस मैग्नीट्यूड में, या फिर ऐसा कहो लेंथ में, हमने x के लेंथ में इधर उधर मैंने कुछ करा, x के लेंथ में चेंज लाया, वेल। और देखो आंसर आया ना हमारा 2x। अब देखो अगर मान लो ये फंक्शन वन वेरिएबल ना होगा के 2 वेरिएबल हो जाए, अब एक बात याद रखना, हमारा जो d फाई बाई डी आर जो था, d फाई बाई डी आर जो था वो क्या था, उसको हमने बोला था कि वो स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन है, और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब भी डायरेक्शन की डिपेंडेंसी की बात आएगी, जब भी डायरेक्शन की डिपेंडेंसी की बात आएगी, तो जो हमारा फंक्शन रहना चाहिए वो फंक्शन है या 2 वेरिएबल वाला, एटलीस्ट 2 वेरिएबल वाला फंक्शन रहना चाहिए। कैसा फंक्शन रहना चाहिए, एटलीस्ट 2 वेरिएबल वाला फंक्शन रहना चाहिए। अगर उसका सबसे आसान था तो उसके हमने मान रखा है, इक्वेशन क्या माना हमने, इक्वेशन माना ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड बोल लो, या फिर कोई एक फाई ही मानते हैं हम लोग, फाई मान के चलते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन, या तो अगर जेड के टर्म में समझना चाहते हो तो जेड मान लो इस वाले एक्सिस को, या फिर फाई मान लो। फाई मान के चलोगे ना तो डी फाई बाई डी एस, डी फाई बाई डी आर की कहानी बड़े बेहतर तरीके से समझ में आएगी। वेल इसको समझ, तो हमारा फंक्शन अभी कैसा हो गया, हमारा फंक्शन हो गया 2 डायमेंशनल 2 वेरिएबल वाला। तो अब ये वाली जो चीज दिख रही है ना, इस पहले फिगर को समझो कि ये फिगर कैसा था। ये फिगर कुछ ऐसा था कि कोई एक चादर लिए, और चादर को 4 कॉर्नर्स पे लोगों ने पकड़ रखा है, चादर को 4 कॉर्नर्स पे 4 लोगों ने पकड़ रखा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद कहानी कुछ ऐसी सी चल रही है कि जब 4 लोगों ने इस चादर को पकड़ रखा है तो बीच में एक पत्थर डाल दिए, क्या कर दिए, चादर के बीचों बीच एक कुछ वजन वाला पत्थर डाली, तो चादर कुछ ऐसा सा हो गया है। ये साइड व्यू है, ध्यान से देखो, आपको चारों कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ठीक ना, मतलब एक कॉर्नर इधर है, एक कॉर्नर इधर है, एक कॉर्नर इधर है, एक कॉर्नर इधर है। ये एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है भैया, ये फंक्शन एक्स वाई, ये जो फाई है ये एक्स वाई का फंक्शन है, और उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो भी कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा है। तो ये ऐसा सा समझो कि ये प्लेन है, ये प्लेन है, और प्लेन के ऊपर कुछ ऐसा सा चादर है। आई होप कि समझ में आ रहा हो। और चादर के चारों कॉर्नर पकड़ के उसमें हमने जब पत्थर डाल दिया तो वो चादर कुछ ऐसा सा हो गया है। पक्का फिगर आई होप समझ में आया होगी, फिगर क्या है।